एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। आपके एग्जाम आने वाले दोस्तों मात्र और मात्र 11 दिन बचे हुए दोस्तों। कितने? 11 दिन। 23 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों वो क्वेश्चन बताऊंगा जो 100% एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। जिसमें हम हिंदी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने वाले दोस्तों। मैं पूरा फुल कंटेंट दूंगा आप लोगों को, बेहतरीन कंटेंट दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण, टका, रुपया या दिनार? सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं दोस्तों। यहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। आज ये मॉडल पेपर नंबर 30 है। आज ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 30 है दोस्तों, ठीक है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना एसएससी के द्वारा कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के को कहते थे वो था दिनार। याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। पूरी क्लास आपको अटेंड करना है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको फुल 100% कंटेंट दूंगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आपको इसका फायदा उठाना है और अच्छे से मेरे भाई रिवीजन करना है, क्योंकि 100% यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह मॉडल पेपर नंबर 30 है। किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी जीडी में न जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? सही जवाब आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देखो, नवी अनुसूची को दोस्तों फर्स्ट संशोधन से ऐड किया था 1951 का, आपको याद ही होगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, भूमि सुधार है। पूरा कंटेंट दूंगा, अपना पूरा 100% दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप लोगों को भी साथ देना और रिवीजन करना है। भूमि सुधार से ये संबंधित है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है। फिलहाल आप लोग इसका आंसर क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। और उन्होंने ही दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की लिखी थी दोस्तों। जी हाँ, मैं बात करूं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने दोस्तों 2-3 काम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इनकी एक पुस्तक पूछता आपको एग्जाम में 100% पूछेगा, सत्यार्थ प्रकाश, ये इनकी एक बुक है दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों 1875 में किसकी स्थापना की थी? 1875 में किसकी स्थापना की थी इन्होंने ही दोस्तों? तो आप कहोगे आर्य समाज, है ना, बंबई में की थी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, एक आध क्वेश्चन के साथ अगर हम फैक्ट देख लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के किस अनुसार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, श्रावण, कार्तिक या भाद्रपद? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, भाद्रपद। क्वेश्चन नंबर 6 वाला बताइएगा, चिकना घड़ा होना निम्न में से मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखो दोस्तों, पहले भी मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करवाई थी प्रीवियस 2025 में। उसमें भी स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ और उनको मॉडल पेपर से बहुत बेनिफिट हुआ भी था, ठीक है। आपके एग्जाम भी नजदीक है, ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है। पूरी क्लास अटेंड करो दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन मिलने वाला है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है दोस्तों निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म या महायान बौद्ध धर्म? तो आप कहोगे गुरु ये है जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन, अब ये अपने आप में शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ बताया थे, सारे आज हम हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने वाले। पूरा मॉडल पेपर वैसे ही तैयार किया जैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा, और 100% ऐसा ही पेपर आएगा आपके एग्जाम में। तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिनके भी स्टूडेंट के पेपर 23 तारीख से स्टार्ट है। एक वस्तु को 2550 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? भाई, अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हो, मान लो आप मार्केट में गए और आपने कोई सामान बेच दिया 2550 रुपए में, और आपको वो सामान बेचा कितने पे? 15% की हानि पर। 100% वैल्यू होती है, अगर 15% की हानि पर बेच दिया तो आप कहोगे गुरु मैंने इसको 85% पर बेच दिया। अब आप कह रहे हो अगर मैं उसको 15% के लाभ पर बेचूं तो मुझे विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? अब 15% का लाभ चाहिए आपको, 100% तो पहले से ही वैल्यू होती है, 15 और ऐड कर दोगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये 85 क्या बता रहा है? ये जो 85 बता रहा है कि ऊपर वाला नंबर 17 से भाग हुआ, क्योंकि ये 17 का मल्टीपल है। 17 पंचे 85 होता है, इसको काट लो। 17 एकन 17, 5 और 3 8, 17 पंचे 85, और ये 150 आ चुका है, ठीक है। ये पूरा ही पूरा कट गया, 5 की टेबल से 30 बार कट गया। अब 115 गुणा 3 करना आपको, ठीक है। तो कर लो, कितना आ रहा है दोस्तों? 5 या 15 की 5 कैरी 1 गए थे 33 और 34, ये आ गया 3450 रुपये। है क्या ऑप्शन में 3450 रुपये? बिल्कुल है। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई। अगर आपकी मैथ वीक भी है या रीजनिंग भी वीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली क्लास अटेंड करो। अब आप खुद इंप्रूवमेंट पाओगे। हाँ, मैंने इंप्रूवमेंट लिया इस क्लास से, बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों इन मॉडल पेपर से, ये मैं आपको विश्वास और यकीन के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था?
वैशाली, नालंदा, उज्जैन या तक्षशिला। ये क्लास डेली 7 बजे ही आती है, आप देख सकते हैं दोस्तों, डेली ये क्लास 7 बजे आती है। इसके बाद दोस्तों 1 घंटे बाद एएलपी की क्लास आएगी 8 बजे। कल तो थोड़ी क्लास डिले हो गई थी, इसलिए मुझे 9 बजे अपलोड करनी पड़ी एएलपी क्लास, ठीक है। तो कल आज दोस्तों एएलपी क्लास 8 बजे आएगी आपके, ठीक है। इसका आंसर बताएंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, आम के बागों में डैश बोल रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। अब आपको तत्सम शब्द पूछा है, किसका तत्सम पूछा है तो वो आपको इन ऑप्शन में से देखना है। आम के बागों में दोस्तों क्या बोल रही है? कोकिल, तो तत्सम शब्द क्या होगा? कोकिल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कोकिल यानी कोयल, है ना। कर्नाटक संगीत में कुल कितने मेलकर्ता मतलब मूल राग हैं बताइए? 10, 72, 32 या 100? तो आप हो गए 72 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस प्रकार के संगीत से है? कर्नाटक, हिंदुस्तानी, लोक संगीत या सूफी संगीत? बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा कर्नाटक संगीत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कर्नाटक संगीत का पिता कैसे कहा जाता है? पुरंदर दास को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भील जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध 7 दिवसीय उत्सव कौन सा है, जो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में मनाया जाता है और बहुत प्रसिद्ध उत्सव है और बहुत बार पूछा गया ये उत्सव? कर्मा, सरहुल, बाड़ेश्वर या भगोरिया? सही जवाब आ जाएगा भगोरिया, ऑप्शन नंबर डी। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है दोस्तों। अगर वर्दी लेना है दोस्तों, आपके अंदर वो जुनून है, अगर वर्दी लेने की क्षमता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तोता ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी और किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी? तो इसका आंसर आएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अपनी एक बुक लेके आया था, बुक लिखी थी इसने, किताब उल रहला, काफी बार पूछी गई है। किताब उल रहला ये पुस्तक काफी बार पूछी गई है। किताब उल रहला ये पुस्तक काफी बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और ये भी पूछा कहां से आया था दोस्तों? ये मतलब मोरक्को देश से आया था, मोरक्को, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप लोगों ने टिक कर लिया ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, पेशेंस बनाए रखना है। पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% उम्मीदवार गणित में असफल रहे। असफल का मतलब होता है फेल हो गए भाई, फेल हो चुके हैं। यदि दोनों विषय, अब देखो वो कह रहा है दोनों विषय में अगर 40% फेल होते हैं तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत पास हुए यानी उत्तीर्ण हुए? अब देखो दोस्तों, अगर हम इसमें दिमाग लगाएं, देखो यहाँ पर है दोस्तों विज्ञान के उम्मीदवार कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर है विज्ञान के, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? गणित के उम्मीदवार, ठीक है। विज्ञान के उम्मीदवार कितने फेल हुए दोस्तों? कितने असफल हुए? कितने फेल हुए? 53%, ठीक है। और जो गणित के हुए वो कितने हो? 48%। अगर आप इन दोनों को जोड़ लेते हो, टोटल आपको पता चल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए। अगर आप इनको जोड़ ले तो कितना आएगा? 8 और 3 11 की, करीबन 5 और 4 9 10, 101 आ जाएगा। अब आप ये टोटल तो दोस्तों फेल हुए, लेकिन आगे लाइन में क्या कह रहा है? दोनों विषय में कितने हुए? 40%। अगर 101% में से अगर आप 40% माइनस कर लो, प्लस घटा लोगे, तो आपको एग्जैक्ट प्रतिशत पता चल जाएगा कितना हुआ दोस्तों। इस पर घटा के देख लो, देखो एक इसमें से देख लो कितना आ जा रहा है, 1 का 1 आ जाएगा, 10 में 4 कटोगे 61%। और पासिंग परसेंट आपको पूछा है, उसने क्या पूछा? उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो पासिंग कैसे निकालोगे? पासिंग कैसे निकालते हो? टोटल वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई? 100% होती है। कितनी वैल्यू होती है? 100% होती है। तो 100% में से आपको क्या माइनस कर लेना है मेरा भाई? 100% में से आपको 61% माइनस कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स आपको पता चल चुके हैं 39%। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आप ये आंसर निकाल दिया, आपको पता भी नहीं चला दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई डाउट हो अभी क्लियर कर लेना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करिए। और दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, ट्रेंड में रहा है ये क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन 100% आपकी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसके बीच आने वाली कुछ संख्याएं देख लो दोस्तों 69 के। देखो ये वाले क्वेश्चन आते तो आपको एग्जैक्टली थोड़ा करना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो इसके बीच में देख लो 69 और इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें 69 के बाद आती है जैसे 61 हो गया, ठीक है। और आ जाएगी दोस्तों, आप देख सकते हैं, नहीं 61 का 71 हो गया ना, माफ़ी चाहूँगा, हाँ। तो 71 हो गया, ठीक है। और देख सकते हैं 73 हो गया, और 79 हो गया, और क्या आ सकती है, और देख लो 79 80 81 83 हो गया, और 83 84 नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 86 87 88 89 हो गया, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिली 5 संख्याएं। आपको पूछा औसत, औसत कैसे निकालते हो दोस्तों? योग बट्टे संख्या। औसत कैसे निकलता है मेरे भाई?
योग बट्टे संख्या। देखो पूरे क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों समझने में। देखो जब आप सॉल्व करते हो, देखो अभी आप यहाँ समझ लोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो पहले इनका योग निकालना है, चलो योग निकालते हैं। 9 और 3 12, ठीक है। 12 और 3 15, 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी 2, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। और 7 या 21, 21 और 16 और ऐड कर लो, 21 और 16 ऐड कर लो, कितने हुए 7, 2 और 1 3, 37 हो गए। और 37 में ही आपको कितना और ऐड करना था दोस्तों, 2 और ऐड करना था। तो 37 और 2 कितने हो, 39 हो गए। तो ये आ गया 395, ठीक है। और संख्या कितनी थी, 5 थी। अब यहाँ से आप निकाल दो, औसत आ जाएगा आपका। कितना आ गया यहाँ पे, देखो 5 और 7 35, 4 बचेगा, 5 9 45, 79 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए आप इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर दीजिए, वो तो चलो हटा दिया मैंने, इसका आंसर दीजिएगा। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध, बिहार, बंगाल या राजस्थान। तो सर्वाधिक संख्या दोस्तों अवध से थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मश्री योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, जिसके तहत अब 100 दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों उसका नाम बदल के कर दिया महात्मा श्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। तो देखेंगे यहाँ पे 10 से 9 यानी -1, 18 से 17 -1, तो -1 देख लो। 17 से 16 -1 यहाँ सही लग रहा है। 14 से ए आ गया, ये तो गलत लग रहा है। 23 से 21 यहाँ तो 2 माइनस हो रहा है, ये भी गलत आ रहा है। 14 जेड ये भी गलत आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है फिलहाल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आगे भी -1 ही हो रहा है। 10 आ रहा है और 9 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताइए, इसका आंसर बताएंगे। मेरे भाई सिलेक्शन लेना है तो ये क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी डेली इसी टाइम पर, ठीक है। आपके पास दिन बहुत कम बचे हुए, अगर आप चाहें ना दोस्तों तो 10-11 दिन में सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहो तो डेली क्लास अटेंड करो, देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं मिलता है, डेली रिवीजन करो। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। तो यह कारनामा किया था मेरे भाई अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में कौन सा दरोगा ए तोपखाना, कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों, सिकंदर, मीर बख्शी, मोहतसिब या मीर आतिश। तो मीर आतिश सही जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 को किसे इंटरपोल के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मैंग होंगवई, ल्यूकस फिलिप, किम योंग जोंग या अहमद नासर अल रईसी। सही जवाब क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा ल्यूकस फिलिप, ऑप्शन नंबर बी। जवारा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों एमपी का प्रसिद्ध है। जवारा हो गया, लहंगा नृत्य हो गया, फूलपति नृत्य हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एक हॉकी मैदान आयताकार का होता है जिसकी लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है। तो चौड़ाई मेरे भाई ध्यान रखना 55 मीटर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको लंबाई भी यहाँ पर ही देखने को मिल चुकी है और चौड़ाई का अनुपात भी, चौड़ाई की वैल्यू भी आपको देखने को मिल चुकी है। दोनों ही क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ क्या है। छोटा करना, खुशियां मनाना, बहुत बड़ा बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कह देना। तो बिल्कुल छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कह देना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, और बहुत बार स्टूडेंट ने गलत भी किया है। लागू पूछेगा, देखो लागू अब हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। BN राव, के एम मुंशी, SN मुखर्जी या HC मुखर्जी। तो ये HC मुखर्जी तो उपाध्यक्ष थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए BN राव। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट याद कर लो, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी, MN राव ने 1934 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने कहा ना दोस्तों, मैं आपको फुल 100% आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा इस क्लास में, इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो क्लिक की है तो पूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की दूसरी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें परमानेंट मेंबर यानी स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। संविधान की अंतिम बैठक होती 24 जनवरी 1950 को, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष अभी मैंने बताया था HC मुखर्जी और BT कृष्णमचारी, ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ध्यान रखना, जिसको आप ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। 931, 943, 927 या 964। सही जवाब आएगा 943। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों यहां पर आपको केरल राज्य टिक करना है, 94% है। कितनी है दोस्तों, 94% है। अगला क्वेश्चन,
एक निश्चित कूट भाषा में ZIYJ को 38 लिखा जाता है, PXBO को 51 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में VTUC को क्या लिखा जाएगा? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, तो इनकी ज्यादा अधिकतर जो मान होता है ना, इनकी वैल्यूज को ऐड करके ही दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है, Y और J, इनकी दोस्तों प्लेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? Z 26 पे, I 9 पर, Y आता 25 पर और J आता 10 पर। इन सभी को ऐड कर लो। देखो 25, 25, 50, 51, 51, 9, 60, 60 और एक 70, 70 आ रहा है क्या? और Z 26 पे, I 9 पर, Y 25 पर और J 10 पर, सही है। लेकिन दोस्तों 70 आता है, ऐसे बात नहीं बन रही है। तो अब एक काम करेंगे, अब एक और तरीका है अपने पास। अब एक और तरीका अपने पास क्या है दोस्तों? अपने पास ये तरीका है कि इनकी अपोजिट वैल्यू को ऐड करके तो नहीं दे रखा है। Z का अपोजिट क्या होता है? A होता है, और A आता है 1 नंबर पर। I का अपोजिट होता है R होता है, और R आता है मेरे भाई 18 नंबर पर, ठीक है। और Y का अपोजिट B होता है, और B आता है मेरे भाई 2 नंबर पर। और J का अपोजिट होता है दोस्तों कि Q होता है, और Q आता है मेरे भाई 17 नंबर पर। अब इनको ऐड करके देखते हैं क्या रहा आंसर। इनको ऐड करके देखो, मुझे तो लग रहा है यही बनेगा। देखो 18 तो 20, 20 30 37 और 31, बिल्कुल मैंने कहा ना दोस्तों, अपोजिट वर्ड का दोस्तों सम करके इसका आपको कोड डिकोड करना है, ठीक है। तो V का अपोजिट क्या होगा? E होगा, और E आता है मेरे भाई 5 नंबर पे, ठीक है। T का अपोजिट G होगा, और G आता है 7 नंबर पर। और U का आएगा दोस्तों, U का अपोजिट क्या होगा? एम्प्टी वेकेंट। तो U का अपोजिट क्या होगा? U का अपोजिट फेयर अनफेयर, हाँ। तो F होएगा 6 नंबर पे, और C का अपोजिट X आता है 24 नंबर पे। अब आप इनको ऐड कर लो, 24 और 6 30, 30 और 7 कितने हुए? 37, 37 में 5 जोड़ लोगे तो कितना होगा? 42 होगा। 42 ऑप्शन में भी दे रखा है, 42 ऑप्शन में भी दे रखा है, 42 ऑप्शन में भी दे रखा है। शानदार लॉजिक के साथ कंसेप्ट था, मजा ही आ गया। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकीकरण का डैश आधारभूत उद्देश्य है दोस्तों। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का था ये सब, ठीक है। तो जिसमें आप लोग देखोगे 1956 से लेके 1961 तक ये योजना चली थी, ठीक है। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस, यहां पर ये मॉडल यूज हुआ था, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीसी महालनोबिस मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना का था। तो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइएगा, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? देखो इन क्वेश्चन में ज्यादा समय नहीं देना है, तो इसकी शुरुआत मेरा 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आप सभी से एक ही निवेदन है भाई, वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तो आप तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे। असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तबला बजाती हैं। क्या बजाती है भाई? तबला। भारतीय राष्ट्रीय है दोस्तों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय गायक पंडित जसराज निम्न में से किस घराने से संबंधित है? 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। तो आपको इनका घराना टिक करना, मेवाती घराना, ऑप्शन नंबर A। मौर्य वंश के राजा बृहदत्त की अंतिम हत्या कितने की थी? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था, और उसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग। इसी का दोस्तों सेनापति था, है ना, यही था, ठीक है दोस्तों, इसी का था। फिर इसने पुष्यमित्र शुंग की इसने हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है। उदयगिरी की गुफाएं ओडिशा के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा। शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सूर्य, तारा, किरण या चंद्रमा? तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, ये जो शशांक है ये चंद्रमा का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला की जनसंख्या थी। तो इसमें महिला कितनी थी? 48.5% आपको टिक करना है। क्वेश्चन 39, शंभू महाराज कथक के निम्न में से किस घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? बताइए, जयपुर, लखनऊ, रायगढ़ या बनारस? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर इसका क्या होने वाला है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो शंभू महाराज लखनऊ के थे, ऑप्शन नंबर B। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 38वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इसका शुभंकर, ध्यान रखोगे, बहुत पूछा जाएगा आपको। इसका जो शुभंकर पूछेगा उसको आपको टिक करना है मौली। शुभंकर क्या? मौली है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी से रिलेटेड है ये दोस्तों, शुभंकर मौली टिक करना है। यहीं पर दोस्तों अगर आप मशाल पूछ ले, मशाल, तो मशाल का नाम ध्यान रखोगे तेजस्विनी। क्या ध्यान रखोगे? तेजस्विनी, तेजस्विनी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तेजस्विनी मशाल का नाम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है, 39वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजन होंगे वो 2027 में होंगे, वो मेघालय में होंगे 39वें, ठीक है। तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, 2025 में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष रहा है दोस्तों? कौन सा देश?
पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आया। ये होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन 2-3 बार करवा भी चुका हूं मैं। प्लीज मुझे 41 का आंसर होमवर्क में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। स्थान देख सकते हैं गुमी दक्षिण कोरिया, दिनांक देख सकते हैं ये भारत का प्रदर्शन, ठीक है, जिसमें कुल पदक 24 पदक जीते, एग्जाम में पूछेगा, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है, 10 पदक है, 6 कांस्य, दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला फैक्ट देखो, इसमें दोस्तों इसी दोस्तों प्रतियोगिता में गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, अविनाश साबले ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, ज्योति राजे ने स्वर्ण पदक जीता है, पारुल चौधरी ने रजत पदक जीता है और अनिमेश कुजूर ने कांस्य पदक जीता है। ये दोस्तों भारत के प्रदर्शन खिलाड़ियों का है दोस्तों, ठीक है, जो पदक जीते। एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। अगर वो इसे 3,000 रुपए बेचे तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो एक काम करते ना भाई, हमने बेची है घड़ी को कितने में, 2,000 रुपए में, और कितने परसेंट की हानि पर, 20%, तो सामान 80% की हानि पर बेचा है, ठीक है। हमें 100% यानी क्रय मूल्य पहले निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो। एक जीरो से आप यहाँ पे एक जीरो घटा लो, ठीक है। 4 की टेबल से मेरे भाई 2 बार काट लो, 4 की टेबल से आप काट लोगे 50 बार, 2 की टेबल से काट लोगे 50 बार, और 25 यानी कि 25 रुपए का आपका क्या आ चुका दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। भाई आपने 25 रुपए में घड़ी खरीदी है और आप बेच कितने में रहे हो, 3,000 रुपए में। कितने की कह रहे हो भाई, 3,000 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, मुझे 500 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, किसके ऊपर होता है मेरे भाई, आपको गुरु 2500 के ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछा तो प्रतिशत में वैल्यू निकाल लो, जैसा आपको पूछा वो कर लो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, और यहाँ पे देख लो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25% प्रॉफिट आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी, ए वाले ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी ए ऑप्शन आपको टिक करना है। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, बहुत बार करवा भी चुका हूं, तो ध्यान रखना, राजा टोडरमल दोस्तों, ठीक है। ये हालांकि ये सभी दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक है दोस्तों, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, ये सब क्या दोस्तों, फैजी, ये सब क्या अकबर के नवरत्न है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मानव तस्करी पर जो प्रतिबंध लगाता है वो है आर्टिकल 23, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला है दोस्तों, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल या काराकोरम? तो काराकोरम पर्वतमाला आपको पता ही होगा, यहाँ पर K2 है दोस्तों, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। 8611 किलोमीटर की है उसकी ऊंचाई, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील डैश के कोरोमंडल तट के खारे जल का द्वीप है, मतलब खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील दोस्तों कहाँ की है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की दोस्तों, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी सबसे बड़े खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, जो ओडिशा में है दोस्तों। भारत ने 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में किस देश को हराया है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? बताएंगे आप लोग। देखो आप जो भी पढ़ा रहा हूं बस सुन भी लिया करोगे तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है, बस आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। तो भारत ने 2025 में, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का पूर्ण नाम रूप क्या है दोस्तों, इसको आपको इसकी फुल फॉर्म पूछेगा दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको टिक करना है, ठीक है। आपको फुल फॉर्म भी पूछेगा, ध्यान रखना। मानव शरीर में किस ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अश्रु ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विद्युत चालकता को मापने की इकाई क्या है, ओम, टेस्ला, फेराड या सीमेंस? तो सही जवाब आएगा सीमेंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, यदि पी अकेले एक काम को 3 घंटे में और क्यू अकेले उस काम को 6 घंटे में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने घंटे में, मिनट में करेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं करवा दोस्तों बहुत बार करवा चुका हूं दोस्तों, अब तो आपको आ जाना चाहिए ना। तो आपको पता है ना, देखो अब मैं जो डेली अटेंड करते हूँ उनको पता है कि यहाँ पर क्या करना है, बस यहाँ पर उन्होंने जब तक जो मेरे डेली शेयर अटेंड करते ना वो इस क्लास को, तो वो शेयर इसको आंसर करके निपटा भी चुके होंगे दोस्तों इतनी देर में। 6 गुणा 3, 6 3 9, बस आ चुका आंसर। आपको क्या पूछा, मिनट में, ठीक है। 3 घंटे में और 6 घंटे में पूरा, दोनों मिलकर एक साथ करें तो काम कितने दिन में, घंटे में पूरा, मिनट में पूरा हो जाएगा। आपको मिनट में आंसर पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 और 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 3 की जगह से 2 और 2 मिनट, ये क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे कितने घंटे में, ये घंटे है दोस्तों, 2 घंटे आ गए। और 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। कितने मिनट होगा, आपको मिनट में आंसर पूछा है, ठीक है। और आपका आंसर जो है इसमें घंटे में आया, तो आपको पता है ये कॉमन सेंस की बात है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन नंबर डी। देखो जो मेरे शेयर डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना है। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर, सलमान रुश्दी, आर.के. नारायण, वी.एस. नायपाल? तो इसका आंसर आएगा आर.के. नारायण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, आर.के. नारायण के द्वारा लिखी गई कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें जो बहुत बार पूछी गई हैं, स्वामी एंड फ्रेंड, द बैचलर ऑफ आर्ट, द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द वेडर ऑफ सीट या द मेल ईटर ऑफ मालगुड़ी? तो ये याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तकें दी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है दोस्तों,
विनेश फोगाट दोस्तों क्या खेलती है दोस्तों? कुश्ती है ना दोस्तों इनका तो खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्लास का अंतिम है। हुक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये मेरे भाई बास्केटबॉल से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने 55 क्वेश्चन करवा दिए। कितने? 55। आप मुझे बताइए आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप मेरे भाई डेली अटेंड करोगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये मॉडल पेपर बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा। अब आपसे दो रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को लाइक करने की, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, ताकि दोस्तों अपकमिंग या नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है। ठीक है, सिलेक्शन लेना तो ये डेली क्लास अटेंड करो, 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों एएलपी की क्लास आएगी 8 बजे। अगर आपने फॉर्म भरा तो और आप उस क्लास को एएलपी के लिए भी देख सकते हैं, और आरआरबी जेई की तैयारी करें तो भी देख सकते हैं दोस्तों। 8 बजे वाली क्लास मिस मत करना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत दोस्तों, और कोई भी डाउट हो तो कुछ भी पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।